Dear students, in this lecture we have to discuss about the laws of vibrating string. You know that in a previous lecture what is the vibration of the string. मतलब जब कोई string vibrate करता है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मास पर यूनिट लेंथ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर, और टेंशन उस स्ट्रिंग में हमने कितना अप्लाई किया है. जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग की लंबाई है L, ओके, और इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है M, ओके, और इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन अप्लाई किया गया दैट इज कैपिटल T. तो इसमें जो स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होगा, उस स्टेशनरी वेव्स की वजह से इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को हमने फाइंड आउट किया हुआ था. और वह फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हमने पाया था कि n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T/m, जहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और T टेंशन अप्लाइड इन द स्ट्रिंग, एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो हमारा जो इक्वेशन होगा फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इक्वेशन इज n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T/m, ओके. तो इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम वेरियस लॉज को फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. तो नाउ फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ लेंथ. नंबर 1, लॉ ऑफ लेंथ. The fundamental frequency of vibration of the string is inversely proportional to length of the string if T and M are constant. So therefore you can write N is inversely proportional to inversely proportional to L if T and M are constant. This is equation number 2. Okay. Now, second law of the vibrating string is known as law of tension. Law of टेंशन. इसमें टेंशन क्या है? इसमें टेंशन है कैपिटल T, और L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और M मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है. तो देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T. ओके. इफ कांस्टेंट क्या लेना होगा? इफ L एंड M आर कांस्टेंट, L एंड M आर कांस्टेंट. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो इस तरह से हमने दो लॉ को स्टेट किया. पहला लॉ हो गया लॉ ऑफ लेंथ, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इफ T एंड M आर कांस्टेंट. और दूसरा लॉ हो गया लॉ ऑफ टेंशन, एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द T इफ L एंड M आर केप्ट कांस्टेंट. अब इसके बाद से हम बात करेंगे थर्ड लॉ की, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी. इसमें लीनियर डेंसिटी क्या है? स्मॉल m जो है दैट इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी. तो नाउ लेट अस वी राइट द थर्ड लॉ. And the third law is law of linear density.
लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी. The fundamental frequency of vibration of the string is inversely proportional to square root of the linear density. If T and L are constant, if T and L are constant. Now this will be equation number 4. This will be the equation number 4. If r is the radius of the string and rho is the density of the material of the string, जिस string की हम बात कर रहे हैं r उसका radius है, try to understood, और rho क्या है, density of the material. Try to understood what is the difference between the linear density and density. ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं. लीनियर डेंसिटी हम किसको बोलते हैं? लीनियर डेंसिटी बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ को, जबकि डेंसिटी बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को. तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे लीनियर डेंसिटी को कन्वर्ट करेंगे रेडियस और डेंसिटी के टर्म में. तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी. लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? लीनियर डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, मतलब मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी. मास पर यूनिट लेंथ. ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का रेडियस कितना है, r है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है. तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर डेंसिटी को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं डेंसिटी के फॉर्म में. ओके, तो डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, तो हम किसका डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं? यहाँ पे हम उस स्ट्रिंग के मटेरियल की डेंसिटी की बात कर रहे हैं. ओके, तो हियर यू कैन राइट द लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का मास कितना होगा? ओके, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट लेंथ अपॉन वॉल्यूम. तो देयरफॉर मास ऑफ यूनिट लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम, लेकिन किसका वॉल्यूम? यूनिट लेंथ ऑफ द वायर का वॉल्यूम. तो वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ. ओके, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इनटू डेंसिटी. इस एक्सप्रेशन से हमने फाइंड किया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन हम किस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं? जिसका लेंथ यूनिट है. तो इसलिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट लेंथ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट लेंथ. ओके, यूनिट लेंथ. तो यहां पे हमारा एक्सप्रेशन क्या मिल गया? दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इनटू द डेंसिटी. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, देखो ये वायर का रेडियस r है और इसकी लंबाई l कितनी है? यूनिट है, इसलिए हम इसको यूनिट लेंथ बोलेंगे. तो यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी?
पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो पाई आर स्क्वायर यूनिट लेंथ का वॉल्यूम हो जाएगा। तो देयरफॉर पाई आर स्क्वायर ये एल लेंथ का वॉल्यूम हो गया, लेकिन हमको यूनिट लेंथ का चाहिए, इसलिए हम एल से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, और डेंसिटी कितना है, रो है। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर this will be equal to pi r square into rho. What is this? This is the linear density. This is the linear density of the string. ये हो गया pi r square rho. But you know that the fundamental frequency of vibration of the string n is inversely proportional to square root of the linear density. Okay, so therefore it will be inversely proportional to स्क्वायर रूट ऑफ m है, और यहाँ पे लीनियर डेंसिटी हमने कितना फाइंड आउट किया, यहाँ लीनियर डेंसिटी फाइंड आउट किया पाई आर स्क्वायर रो, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर रो। ओके, तो देयरफॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पाई आर स्क्वायर रो। Therefore, from this statement, that is the fundamental frequency of vibration of the string is inversely proportional to pi r square rho. यहाँ पे pi constant है, r क्या है, radius of the string है, rho is the density of the material of the string. So therefore you can write the fundamental frequency of vibration of the string is inversely proportional to radius of the string. And also you can write the fundamental frequency of vibration of the string is inversely proportional to linear density, inversely proportional to density of the material of the string. So this will be equation number 5. So now thus you can see the fundamental frequency of vibration of the string which is stretched under the tension is inversely proportional to radius of the string and inversely proportional to the square root of the density of the material of the string. Now this is example 6.8 of your textbook. A string 105 centimeter long is fixed at one end. The other end of the string is moved up and down with frequency 15 Hertz. A stationary wave is produced in the string consists of 3 loops. Calculate the speed of progressive wave which have produced the stationary wave in the string. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई 105 सेंटीमीटर है, मतलब 105 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रिंग है। उसके एक एंड को फिक्स कर दिया गया और दूसरे एंड को मूव किया गया अप एंड डाउन। अप एंड डाउन जो मूवमेंट हुआ, इसकी वजह से जो वेव क्रिएट हो रही है, प्रोग्रेसिव वेव क्रिएट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 15 हर्ट्ज। मतलब प्रोग्रेसिव वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 15 हर्ट्ज, और उस स्ट्रिंग में इसलिए कि एक एंड उसका फिक्स है तो वहाँ से यह प्रोग्रेसिव वेव रिटर्न होगी
और इस तरह से इस स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होगा। स्टेशनरी वेव्स के फॉर्मेशन होने के बाद इसमें कुल 3 लूप्स तैयार होते हैं। देयर आर 3 लूप्स। हमको फाइंड करना है कि प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड क्या होगी। तो व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू यू। तो हमको जो दिया गया है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। And that length is 105 सेंटीमीटर। ओके, स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करने से इसमें जो प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस होती है उस वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड द फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 15 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। जब हम अप एंड डाउन इस स्ट्रिंग को मूव करवाते हैं, यहाँ पे तो हम फिक्स रखते हैं, यहाँ अप एंड डाउन जब मूव करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव वेव तैयार होती है, इस प्रोग्रेसिव वेव ऐसे प्रोपगेट करती है। ओके, ऐसे प्रोपगेट करती है और ये एंड फिक्स है, इसलिए यहाँ से रिटर्न होगी वेव और इसमें कुल 3 लूप्स का फॉर्मेशन होता है। कितने लूप्स बनेंगे? देयर आर 3 लूप्स। हमको फाइंड करना है कि इस प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड कितनी होगी। तो नाउ लेट अस वी यूज दिस डाटा व्हिच इज गिवन टू यू। यू नो दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हमने लिख दिया है L, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, तो L इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर। अगर इस लेंथ को हम वेवलेंथ के फॉर्म में लिखते हैं तो यू नो दैट इफ फ्रीक्वेंसी हियर इज n एंड वेवलेंथ हियर इज लैम्ब्डा, तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट नोड और डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज लैम्ब्डा बाई 2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा लैम्ब्डा बाई 2। तो इस तरह के कितने लूप्स बनते हैं? 3 लूप्स बनते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं लैम्ब्डा के फॉर्म में L को हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्ब्डा बाई 2। ओके, लैम्ब्डा बाई 2 एक लूप की लंबाई है और इस स्ट्रिंग के लेंथ में कुल 3 लूप्स बनते हैं, इसलिए लैम्ब्डा के फॉर्म में लेंथ को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू लैम्ब्डा बाई 2। नाउ देयरफॉर lambda you can calculate here. Lambda is equal to 2 into L upon 3. L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 105, तो therefore 2 upon 3 into 105। अब हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा एंड दिस विल बी 70 सेंटीमीटर। इसलिए कि कट कर देंगे, 3 बार जाएगा 35 इंटू 2 70, तो लैम्ब्डा मिल गया हमको। लैम्ब्डा इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो SI यूनिट में दिया हुआ है, इसलिए हम लैम्ब्डा को SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे एंड SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 0.70 मीटर। ओके, देन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर? यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव, दैट इज ए प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू n lambda, you know that,
और n दिया हुआ है 15 हर्ट्ज और लैम्ब्डा है 0.70 मीटर। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 10.50 मीटर पर सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, और 10.50 मीटर सेकेंड टू द पावर -1. So this is the answer. This is the progressive wave, speed of the wave in the string. Now the next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.